बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे वफाकी काबीना की तश्कील नहीं हो सकी और ये मामला और खटाई में पड़ गया है। आज 8:30 बजे शाम 8:30 बजे वफाकी काबीना ने हलफ उठाना था, लेकिन आपस में जो मामलात हैं वो दोबारा कशीदा हो गए हैं और इस वक्त तक 4 जमातें हैं जो अपने आप को इस जो भानमती का कुंबा था उससे अलग कर चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि सारा कुछ हड़प करना चाहते हैं आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ, और जो बाकी जमातें हैं छोटी मोटी उन जमातों को कुछ नहीं दिया जा रहा और उसकी वजह से एक एक करके सारे अलग होते जा रहे हैं और मामला इंतहाई कशीदा होता जा रहा है इत्तेहादियों का। और ये इत्तेहादी हुकूमत चलने वाली नहीं है और अब नए इलेक्शन की आवाज़ इत्तेहादियों के अंदर से उठना शुरू हो गई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो हंगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन जीता है उसमें एक अहम चीज़ थी और वो क्या थी कि किस नारे पे इलेक्शन जीता गया है और वो नारा क्या था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उस नारे के बावजूद लोगों ने अगर उनको जितवाया है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के हक़ में ये रेफरेंडम है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो श्रीलंकन मैनेजर का मामला था और श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल किया गया था सियालकोट में, और वो ऐसा कत्ल था कि जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग रुसवाई हुई और पाकिस्तान की जग हंसाई हुई और पाकिस्तान के बारे में लोगों ने और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई और बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी काम करते थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ना सिर्फ उस वक्त की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त की जो प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने बेहतर अंदाज से सारे मामलात को देखा। दूसरा जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, ना सिर्फ वो फैक्ट्री जिसमें वो काम करते थे बल्कि जो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी थी उन्होंने उस जो विक्टिम फैमिली थी उसको भी उन्होंने कंपनसेट किया पाकिस्तान की तरफ से और साथ उन्होंने उनकी फैमिली में से भी लोगों को एडजस्ट किया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब इनका जिस्मानी रिमांड तकरीबन 90 दिन का जिस्मानी रिमांड था और उस रिमांड के बाद फिर मुलजमान को गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी की बजाय कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया। कोट लखपत जेल में जेल ट्रायल हुआ। एक खातून जज साहबा थी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट की जज, उन्होंने ये बहुत थोड़े अरसे में ये फ़ैसला सुनाया और आज अदालत ने यह फ़ैसला सुनाते हुए 6 मुलजमान को सज़ाए मौत सुना दी है, 9 को उम्र कैद और 72 मुलजमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब नदीम सरवर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फ़ैसले की तफसीलात कौम को बताई हैं और कहा है कि केस में नामजद 89 मुलजमान में से 88 मुलजमान को सज़ा सुनाई गई है। श्रीलंकन से तल्लक रखने वाले फैक्ट्री मैनेजर को 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट में हजूम की जानिब से बेदर्दी से कत्ल किया गया था। 6 मुलजमान को 2 मरतबा सज़ाए मौत और लवाहिकीन को 2 लाख रुपये हर्जाने की अदायगी, 9 मुलजमान को उम्र कैद के साथ 2 लाख रुपये जुर्माना और वर्सा को 2 लाख रुपये हर्जाने की अदायगी, 72 मुलजमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत, 1 मुलजिम को 5 साल कैद और 1 मुलजिम को बरी किया गया इस केस के अंदर। और इसमें फिर सारी तफसील बताई गई है। जज हैं नताशा नईम साहबा जो लाहौर की जज थी और उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान का एक तारीख़ी फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें, एक बात है कि जैसे मोटरवे ज़्यादती केस में भी ऐसी अदालतों ने फ़ैसला सुनाया था लेकिन उसके बाद जो अपीलें हैं वो जाके लटक गईं हाई कोर्ट में। तो अगर तो हाई कोर्ट भी बिल्कुल ऐसे ही 1 माह के अंदर अपीलों पर फ़ैसला करे, क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं, तो 1 माह में अपीलों को डिसाइड करे और उसके बाद इनको फांसी लगना चाहिए, बजाय इसके कि ये लोग जैसे वो शफकत और आबिद मली और वो लोग आज तक जेल में हैं, तो ऐसे लोगों को जैसे ट्रायल कोर्ट में जल्द अज जल्द सज़ा सुनाई जाती है वैसे ही इनको भी सज़ा सुनानी चाहिए और अपीलों का फ़ैसला होना चाहिए, अपीलें खारिज हों ताकि सज़ा पर अमल दरामद हो सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हंगू में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनकी तरफ से जो अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाना था और ये 11 अप्रैल की बात है, तो 11 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर ऐवान में खड़े होकर ही वो रिज़ाइन दे कर आए थे। जब वो रिज़ाइन देकर आए तो उन्होंने वहाँ रिज़ाइन अनाउंस कर दिए। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो इलेक्शन कैंपेन थी, 1 हफ़्ता, वो ये कैंपेन थी कि मैं, अगर आपने मुझे जितवा भी दिया
तो मैं बग़ैर हलफ लिए रिज़ाइन कर दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को पता था कि जिसको हम मुंतखब कर रहे हैं उसने MNA के तौर पर हल्फ नहीं लेना, या पार्लियामेंट में नहीं बैठना, या हमारी आवाज़ नहीं बननी, या हमारे मसाइल को हल नहीं करना। वो ये बात जानते थे, और ये बात जानते हुए भी वो इस सारे के सारे मामले पर इमरान खान के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को वोट करते हैं, इस वजह से कि वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान के हक़ में रेफरेंडम है, जो बैरूनी साजिश है, जो बैरूनी साजिश से इमरान खान को निकालने की कोशिश की गई है, ये उसको एक ज़ोरदार तमाचा था, ये उस बैरूनी साजिश करने वालों को कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। भला में पता है कि ये हमारा कैंडिडेट हलफ नहीं लेगा, या ये पार्लियामेंट में बैठकर हमारे मसाइल की बात नहीं करेगा, हमारे लिए कानून साजी नहीं करेगा, उसके बावजूद हम इमरान खान के नज़रिए को वोट दे रहे हैं, और हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम आज भी ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और हम इस सारे के सारे मामले पर आज भी खड़े हैं इमरान खान के साथ। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी ये बड़ी जीत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी कौम को और पूरी दुनिया में, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज अमेरिका में एक रिसर्च स्कॉलर है, उसने जो पॉलिटिकल साइंस का वहाँ पर जिनके बारे में ये कंसीडर किया जाता है कि वो पॉलिटिकल साइंस का माहिर है, वो कह रहा है, उसकी तरफ से आज एक आर्टिकल लिखा गया है कि हमारी हुकूमत, अमेरिका का कह रहा है कि हम, अमेरिका ने करप्ट हुक्मरान तो वहाँ पर बिठा दिए हैं, लेकिन अवाम पाकिस्तान को अपने ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है। उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमारी इस साजिश से हमने करप्ट लोगों को हुक्मरानी तो दे दी है, लेकिन अवाम, क्योंकि जब तक अवाम के दिल में नफ़रत पैदा हो जाए, और इस पैमाने पर जो इमरान के अवाम के दिल में नफ़रत है, जब ये सारा पता चला कि अमेरिका हमारी हुकूमत गिराना चाहता है, अमेरिका हमें अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है, अमेरिका अपनी बात हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहता है, कौम बाहर निकल आई। कौम बाहर निकली, आपने देखा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के जो नारे हैं वो हर तरफ गूंजे। आज भले मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मरियम औरंगज़ेब मरियम नवाज़ मरियम औरंगज़ेब के जो ट्वीट हैं उनको रीट्वीट करें और कहें कि ये जाली हैशटैग है, और वो जाली हैशटैग जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नहीं बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंतूर, जो नामंतूर का वो है ही जाली, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों ने जाली बनाए थे इस असल जो हैशटैग था इसको ख़त्म करने के लिए, कि ताकि लोग गलती से लगाएंगे और वो जो असल हैशटैग है वो नीचे आ जाएगा। अब असल हैशटैग तो नीचे नहीं आया, और इनको उस असल हैशटैग में तो पता है कि तकरीबन 8 मिलियन लोग, 80 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं, और 80 लाख ट्वीट हुए हैं उस पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये आज अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और बंदा झूठ वो बोले कि जो बाद में जिसको संभाल भी सके, लेकिन वो इनसे नहीं संभाला जा रहा। दूसरी अहम खबर ये है कि आप जानते हैं कि फजलुर रहमान ने भी जल्द इलेक्शन की बात की, और उनकी जो वीडियो लीक हुई थी उसमें वो बता रहे हैं कि हम काबीना में नहीं जाना चाहते, और हम ये समझते हैं बेसिकली तो उनको सदर नहीं बनाया जा रहा। अगर फजलुर रहमान को सदर नहीं बनाया जाएगा तो फजलुर रहमान कभी भी नहीं चाहेंगे कि यह हुकूमत कायम रहे, इस वजह से उन्होंने अपना पैगाम दे दिया था। दूसरे तरफ MQM की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे साथ जो मुआहदा किया गया है, जो मुआहदा कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं मानने वाली, वो कहते हैं कि हमारे साथ पहले हमारा मुआहदा पूरा किया जाए, उसके बाद हम काबीना में बैठेंगे। वो अलग से उनका मामला बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान जो मैंगल पार्टी है, मैंगल पार्टी आप जानते हैं कि आज कौमी असम्बली के इजलास से वैसे वॉकआउट कर गई थी। ANP ने थोड़ी देर पहले कहा है कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी की सीटें, अब आप देखें ना कि अगर जो उनकी तरफ से स्पीकर भी उनकी तरफ से आ गया, गवर्नर वो अपने बिठा देते हैं, सदर जरदारी बन जाता है, और वो जो काबीना है उसमें से अभी जो बात सामने आई है उसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितनी सीटें वो ले रहे हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या बचा? एक डमी वज़ीर आज़म ही बचा, इसके अलावा तो फिर मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं बचा। और जो बड़ी वजाहतें हैं उन सब पर उसको हड़प करना चाहते हैं आसिफ जरदारी, और ये मुस्लिम लीग नून में लड़ाई बढ़ चुकी है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आज हलफ बर्दारी होनी थी वो आज नहीं हो सकी। अब इनकी तरफ से कहा गया कि कल 11:30 बजे दिन में होगी, वो कल भी नहीं होनी। हलफ बर्दारी अभी नहीं हो रही क्योंकि इनकी काबीना का फैसला नहीं हुआ। ये जो खुर्शीद शाह ने आज शोशा छोड़ा है वो शोशा ही है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि जो इस 36
मेंबरान या अरकान होंगे काबीना के, जिसमें पीपल्स पार्टी के 11, नून लीग के 14, JUI के 4 वज़रा और 7 वजारतें दीगर इत्तेहादी जमातों को दी जाएंगी। ये खुर्शीद शाह की तरफ से कहा गया है, लेकिन ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत और इत्तेहादियों में मामलात उलझ गए हैं। वजारतों की तकसीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मामलात खटाई का शिकार हैं और कौमी वतन पार्टी ने वफाकी काबीना की तश्कील न होने पर तशवीश का इजहार किया है और उनका यह कहना है कि हमें जल्द अज जल्द PDM को अपना अगले लाहे अमल का ऐलान करना होगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों को कितनी और कौन सी वजारतें दी जाएंगी, इस हवाले से हतमी नाम अभी तक सामने नहीं आए। सदर पाकिस्तान ने कह दिया कि मैं हलफ नहीं लूँगा, और हलफ में इस वजह से नहीं लूँगा कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी प्रोसेस से ये हुकूमत बनी है। मामला फिर चेयरमैन सेनेट के पास चला जाएगा, वो हलफ लेंगे और सदर कौन बनेगा, और काबीना में वजारत ख़ारजा किसको देंगे, वजारत कानून किसको देंगे, वजारत दाखिला किसको देंगे, नून लीग की अपनी आपस में जो लड़ाई है वो कहाँ जाती है। तो ये इनके मामलात बहुत उलझ चुके हैं और ये काबीना अभी बनने वाली नहीं है और इनको लाने वाले भी अफसर पकड़ कर बैठे हैं। और आप देखते हैं कि सलीम साफ़ी ने जो रोना धोना शुरू किया हुआ है, हामिद मीर, आसमा शिराजी, वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, 8-9 दिन हो गए अभी हुकूमत नहीं बन रही, इनसे काबीना नहीं बन रही। तो अभी तो ये मामलात बहुत आगे जाएंगे। आगे देखिए होता है क्या। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।